ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब मुझे आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक करवाना है तुम लोगों को, जो वैसे मुझे करवा देना चाहिए था पहले, मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग में, बट मैं थोड़ा सा भूल गया था। खैर, वैसे वो इतना आता नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में अपने सिलेबस में तो है, एक बार बहुत पहले इसका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बहुत पहले आया हुआ था क्वेश्चन, ये अभी नहीं आया था। तो हम इसको भी कर लेते हैं ताकि ये छूट ना जाए। एक मिनट, जस्ट वेट। आप लोग लिखो, मैं लिखवाता हूँ तब तक। मेरा पेन नहीं मिल रहा। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स। ये पहले ही चला करती थी कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स, पहले के जमाने में, पुराने जमाने में कभी कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स चला करती थी। मतलब 19th सेंचुरी की बातें कर रहा हूँ मैं, 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब चला करती थी। तो उसके कुछ नुकसान हुआ करते थे, और उसी वजह से हम लोगों ने अभी जो है ये माइक्रोवेव ट्यूब्स लेना स्टार्ट किया है। कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स थोड़े से नुकसानदायक थी, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज दैट जस्ट वेट। सो क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस, explain what is happening, explain द लिमिटेशंस, मतलब उसकी कमियां बताइए कि वो क्यों फेल हुई। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स, ऑफ कन्वेंशनल, मतलब पुराने जमाने की ट्यूब होती है कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स। तो इनकी कुछ कमियां हम लोग लिखेंगे। ट्यूब्स, ओहो, स्क्रीन शो नहीं करी मैंने, सॉरी। वैसे मैंने वर्बली बोल दिया था ना, तो तुम लोग उसको लिख लेना। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग लिखो। एक्सप्लेन द limitations of conventional vacuum tubes। लिख लिया? ठीक है, अब हो रही है शो। सो एक्सप्लेन द limitations of conventional vacuum tubes एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो उसमें की कमियां लिखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन सबसे पहले आ जाना चाहिए था, बट मैं भूल गया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव ट्यूब्स। ठीक है, क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, और बहुत सारी कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। तो क्यों पढ़ रहे हैं? इससे पहले क्या था, जिसमें क्या कमियां थी जो हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं? तो ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, जिसकी वजह से हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ा, और हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं, लाइक माइक्रोवेव ट्यूब्स, क्लिस्ट्रॉन वगैरह, है ना। तो उन कमियों को दूर करने का काम फिर इन ट्यूब्स ने किया था। सो देर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस, देर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस following limitations of conventional vacuum tubes, of conventional vacuum tubes। तो कुछ इसमें जो है कमियां हैं,
कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लिखते हैं एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। कब है? माइक्रो फ्रिक्वेंसी पे। और एक और इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग एमएससी में हो, तुम लोगों ने गेट का फॉर्म भरा होगा। किस किस ने गेट का फॉर्म भरा हुआ है? कोई बता सकता है तुम में से? जिन लोगों ने गेट का फॉर्म भरा, एक बार बताना। क्योंकि अब गेट का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है, तो तुम्हें थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, गेट एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है ना? और एमएससी के बाद कोई ना कोई सा एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तभी पीएचडी में कुछ ढंग का चांस होता है। वरना एमएससी बहुत से लोग करते हैं, तुम लोग को अपना एक अलग अस्तित्व बनाना है। नेट क्वालिफाई करो, गेट करो, जेस्ट करो, कोई सा एक एग्ज़ाम तो करो, ताकि पीएचडी में स्कोप रहे आपके लिए। और नहीं भी करना चाहोगे पीएचडी, तब भी गेट के बाद जॉब्स मिलती है। साइंटिफिक ऑफिसर्स की जॉब वगैरह गेट की रैंक के ऊपर ही डिसाइड होती है। तो बार्क वगैरह में एंट्री, या फिर कहीं और अच्छे कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना हो, तो मतलब हर तरह की जॉब, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है एग्जाम क्वालिफाई करने से। तो थोड़ा सा फोकस उनके ऊपर भी करते रहना। ठीक है ना? गेट के ऊपर भी फोकस करना, थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर। और उसी ऑर्डर में मैं आपको बता दूं कि तुम लोग अगर गेट का तैयारी जो लोग कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग ना, अभी हम जैसे मैं आरकेडी पढ़ाता हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि गेट के लिए एक फ्री लेक्चर, सॉरी, टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो वो जो टेस्ट सीरीज है, वो 10th ऑफ फेब को है, CSIR नेट फाउंडेशन की। और एक और है जो 9th ऑफ जनवरी को, सॉरी 10th जनवरी और 9th जनवरी। तो 10th जनवरी और 9th जनवरी को 2 दिन ये तो चलेगी, CSIR नेट फाउंडेशन टेस्ट है। और इससे पहले होगा 9th को, ठीक है ना, सेम टाइम पे गेट के लिए टेस्ट होगा। तो आप गेट के लिए भी प्रिपरेशन वहाँ पे, मतलब टेस्ट दे सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी गेट में इंटरेस्ट है। क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मल बीएससी लेवल आता है गेट में, तो अगर बीएससी लेवल का ही आपको पढ़ना है, तो आप लोग जो है बीएससी लेवल कर सकते हो। ठीक है ना? तो इतना कोई हार्ड टेस्ट होता नहीं है। तो ये देखो, ये जस्ट फॉर एमएससी लर्नर्स ही है। केवल एमएससी के स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं आराम से। तो ये 9th ऑफ जनवरी को होगा 10th AM पे, क्योंकि ये गेट लेवल का है। और गेट लेवल जो होता है वो बीएससी लेवल होता है। तो नॉर्मली बीएससी के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो आप लोग कर सकते हो ये क्वालिफाई। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है आपके लिए। ठीक है? और ये सब फ्री है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो ले सकते हो। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, इसकी कुछ कमियां देखते हैं। तो नंबर पहली कमी जो है वो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। सबसे बड़ी इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स में। तो नंबर पहली जो कमी है वो है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। तो ये है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। इसमें क्या होता है, क्या ये नुकसानदायक क्यों है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट? तो ये देखो, सो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, as frequency increases, the reactance, अब रिएक्टेंस मतलब होता है इम्पिडेंस या फिर रेसिस्टेंस का ही भाई होता ही है रिएक्टेंस। ये केवल कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए काम में आता है। तो दो इलेक्ट्रोड हैं, वो कैपेसिटर बना लेते हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटेंस आ जाती है। तो उनकी जो रेजिस्टेंस ना कैपेसिटर का, वो होता है 1/2πfc। ठीक है? तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना आप लोग, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ने पर इसकी वैल्यू जो है अपने आप कम हो जाती है, तो ये डिक्रीज होता है। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इट इज डिक्रीजेस। ठीक है? तो ये वैल्यू बढ़ाने पे ये डिक्रीज होता है। ठीक है? सो इट इज डिक्रीजेस, हैंस द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। क्योंकि ये वोल्टेज पर
वोल्टेज इसी पे डिपेंड करती है. सो यू कैन से दैट हैंस आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है. एंड सॉरी, this is called shunting effect. This is called shunting effect. Sorry, this is called shunting effect due to shunting effect. ऐसा क्यों होता है? शंटिंग इफेक्ट की वजह से होता है. ठीक है. ड्यू टू शंटिंग इफेक्ट. अब मेरी बात समझना. फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई और ऑब्वियस सी बात है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती ही है ना, वो कम नहीं होती है. तो जैसे आप बढ़ाओगे ना तो माइक्रोवेव से ऊपर जाते जाओगे तो उसकी इम्पीडेंस वो है कम होती जाएगी और आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगी. तो ये नुकसान है, आउटपुट वोल्टेज का कम होना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमें तो अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छी गेन चाहिए. तो ये शंटिंग इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि ये शंट कहलाता है, डिक्रीज होना. ठीक है. अब इसको हम लोग कम कर सकते हैं. इस इफेक्ट को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी reduced by decreasing inductance. Decreasing inductance. Sorry, decreasing the area of electrode. Decreasing the area of electrode. पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे आप इलेक्ट्रोड के बीच का एरिया जो है ना वो कम करोगे तो कैपेसिटेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा. इस तरीके से ये जो है बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. देखो इधर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी. तो एरिया जो है अगर ये आप डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो सी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. और सी अगर डिक्रीज हो गया तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो इंक्रीज हो रही है ना इसको ये कंपनशेट कर देगा. ये बढ़ रही है फ्रिक्वेंसी, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी एरिया के डिक्रीज करने पे, तो ये अपने आप कंपनशेट हो जाएगा. तो ये इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा आपका रिएक्टेंस. ये कंपनशेट इस तरह से कर सकते हैं हम लोग. तो ये चीज़ थी. अब देखो आगे. ये पहला पॉइंट था. अब दूसरा जो पॉइंट है वो देखो. इंडक्टेंस का क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना. लोड इंडक्टेंस. तो यहाँ पे जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो उसके ऊपर ही एक फर्क पड़ता है जिससे ये वैक्यूम ट्यूब्स में गड़बड़ होती है. लोड इंडक्टेंस. तो इंडक्टेंस का इफेक्ट देखो फटाफट से. एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, as frequency increases, the reactance XL is equal to 2 pi FL increases. The reactance XL is equal to 2 pi FL also increases. तो ये भी increase होती है. Hence the output voltage decreases. क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. Hence the output voltage डिक्रीजेस. ये भी नुकसान हो गया भाई, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो गई, गेन कम हो जाएगी. और इसको हम लोग कम कैसे करेंगे? दिस कैन रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग इंडक्टेंस. ये
2 पाई एफ एल है, तो आप एल की वैल्यू बढ़ा दो तो एफ का जो ये लो, एल का वैल्यू कम कर दो तो एफ का वैल्यू जो बड़ा है वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी reduced by this can be reduced by decreasing inductance, decreasing inductance। तो इंडक्टेंस कम करने पर ये रिड्यूस किया जा सकता है। अगला है ट्रांजिस्ट टाइम इफेक्ट। ट्रांजिस्ट इफेक्ट बोल सकते हो, टाइम तो रहने दो, टाइम से कोई मतलब नहीं है इसका। सो द नेक्स्ट इज द ट्रांजिस्ट इफेक्ट। ये क्या होता है ये भी देखो भाई, ट्रांजिस्ट इफेक्ट क्या होता है। नंबर तीसरा, इसमें देखो क्या होगा। A microwave frequency At microwave frequency, the transition is not negligible. ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। एट माइक्रो फ्रीक्वेंसी द ट्रांजिशन ड्यू टू ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांजिशन नहीं आएगा, एक मिनट। ट्रांजिस्ट द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज्ड बाय दिस। सुनो, एक्चुअली होता क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे है ना, जो आपके पास में आउटपुट है ना, उसका कुछ ना कुछ लॉस होता है, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है ना। सो एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, अब ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो आउटपुट वोल्टेज का कहीं ना कहीं लॉस होता है। आउटपुट वोल्टेज जैसे मान लो फीडबैक में चली जाती है, वैसे फीडबैक तो होता नहीं इसमें, फिर भी एक तरह से लॉसेज होते हैं। ठीक है ना। सो एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी द ट्रांजिशन इज नॉट नेग्लेजिबल, मतलब कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होती है, लॉसेस इज नॉट नेग्लेजिबल, तो वो नेग्लेजिबल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं होता है ट्रांजिशन, ड्यू टू ट्रांस कंडक्टेंस, ड्यू टू ट्रांस कंडक्टेंस, बाय विच आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, बाय विच आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। तो उससे क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, वापस से गेन कम हो जाएगी। अब इसको कम कर सकते हो हम, दिस लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब इसको कम कैसे करना है, दिस लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय accelerating accelerating accelerated the electron beam। तो इसको कम कर दो आप लोग, इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत तेज एक्सलेट करा के, ताकि आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले आपको, और जो ट्रांजिशन हुआ है ना आउटपुट वोल्टेज का, वो कंपनसेट हो जाए। एक्सिलरेटिंग, इसको कराना पड़ेगा बाय एक्सिलेटिंग द इलेक्ट्रॉन बीम। तो इसको बीम को एक्सीलरेट करा दो विथ अ वेरी हाई डीसी वोल्टेज। कैसे कराओगे, हाई डीसी वोल्टेज पे, विद अ वेरी
हाई डीसी वोल्टेज। ओके, नाउ द फोर्थ, गेन बैंड विड्थ लिमिटेशन। इसमें गेन बैंड विड्थ भी कम होती है टू क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब में। तो इनका जो गेन बैंड विड्थ की बात आती है, गेन बैंड विड्थ लिमिटेड होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती है, जबकि ये हमें ज़्यादा चाहिए होती है गेन बैंड विड्थ, पर इसमें होती लिमिटेड ही है। देखो, गेन बैंड विड्थ प्रोड्यूस्ड, हाँ, सो गेन बैंड विड्थ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गेन बैंड विड्थ गिवन बाय, ये एक ना प्रोडक्ट होता है, लाइक ए एम बी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम अपॉन सी एट माइक्रो फ्रिक्वेंसी। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब माइक्रो फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, देखो, एट माइक्रो फ्रिक्वेंसी, एट माइक्रो फ्रिक्वेंसी गेन बैंड विड्थ डिक्रीजेस, जबकि ये ज्यादा होनी चाहिए, gain bandwidth decreases so that output voltage is less than input voltage, so that output voltage is less than input voltage. This limitation can be reduced by use this limitation can be reduced by use of रीएंट्रेंट कैविटी। ये मैं कराऊंगा यूज तुम्हें, रीएंट्रेंट कैविटी जो है ना, रीस एंट्रेंट, री एंट्रेंट, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, री एंट्रेंट कैविटी क्या होती है। एक के बाद एक कैविटी होती है वो, मतलब कहने का ये है कि माइक्रोवेव जो है ना, हम ना एक मैग्नेट्रॉन पढ़ेंगे, उसमें है ना ऐसे डब्बा होगा, और फिर उसमें ऐसे कैविटी बनी होगी बहुत सारी। तो माइक्रोवेव एक कैविटी से जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर कैविटी में जाएगी, तो ये री एंट्रेंट कहलाती है। पढ़ाएंगे आपको री एंट्रेंट कैविटी, ठीक है। कैन बी रिड्यूस्ड बाय री एंट्रेंट कैविटी, ठीक है ना। तो ये बाद में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, 5 नंबर, नेक्स्ट लिमिटेशन, इफेक्ट ड्यू टू रेडियो फ्रिक्वेंसी लॉसेस, आरएफ लॉसेस। इसके कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं। इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के भी कुछ लॉसेस है, जस्ट वेट। देखो, आरएफ लॉसेस क्या है वो देखो, वो ये है, इसमें कुछ जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ वो ये है। पहला पॉइंट, दैट इज द स्किन इफेक्ट लॉसेस। और पॉइंट नंबर 1, स्किन इफेक्ट लॉसेस। स्किन मतलब उसकी त्वचा, वहां पर जब आप किसी माइक्रो को रगड़ते हो ना, तो पावर लॉस होता है उसमें, तो वो स्किन इफेक्ट कहलाता है। देखो होता क्या है वैसे, ये वी नो दैट स्किन डेप्थ
अब तुम नहीं भी जानते तब भी तुम्हें जानना तो पड़ेगा ये चीज। वी नो दैट skin depth proportional to the effective area, proportional, we know that skin depth proportional to the proportional to the area over which current flows, area ओवर विच करंट फ्लोस, मतलब जो स्किन पे वो जो सरफेस पर होती है ना, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। दैट इज ई इफेक्टिव। एंड ये जो होता है ना ई इफेक्टिव या फिर एरिया इफेक्टिव जो होता है, ये फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब आप ये बात जानते हो, देखो कि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। रेसिस्टिविटी, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। देखो क्या होता है रिलेशन, आर इज इक्वल टू रो एल अंडर रूट एफ, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि रो एल अपॉन ए होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रो एल अपॉन ए पढ़ा होगा आप लोगों ने, एरिया। तो ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/f। तो रेजिस्टेंस और इसमें रिलेशन ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्वेंसी जैसे बढ़ाओगे ना आप, दैट इज हैंस फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाओगे, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट इज आर ऑल्सो, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी जो स्किन डेप्थ है ना, या फिर एक तरह से मान लो ये स्किन डेप्थ हो ही गया, ठीक है, आर रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है हैंस, सो दैट आउटपुट ऑल्सो डिक्रीजेस, सो दैट आउटपुट ऑल्सो, आउटपुट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए फिर, तो ये आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये जो एफ है ना, दिस इज नॉट अ फ्रिक्वेंसी, गलत लिखा हुआ है। ये स्किन डेप्थ होनी चाहिए, और ये कुछ तो गड़बड़ लिखा है, रुको एक मिनट, स्किन डेप्थ विच इज करंट फ्लो। ओके, ये इनवर्सली लिखो आप, ये आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और ये स्किन डेप्थ है, यहाँ पे यहाँ लिख लो एफ जो है वो स्किन डेप्थ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये स्किन डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये स्किन डेप्थ से भी डिपेंड करता है। तो ये जो होगा ना एफ, ये स्किन डेप्थ, तो स्किन डेप्थ आप बढ़ाओगे ना तो आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा कि आउटपुट डिक्रीज होगा इसका, यहाँ लिख लो, सो दैट आउटपुट ऑल्सो, आउटपुट ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। दिस टाइप ऑफ लिमिटेशन कैन बी reduced बाय, this type of limitation
कैन बी reduced by increasing the size of conductor, increasing the size of conductor। तो कंडक्टर की साइज को इंक्रीज करके ये आप कर सकते हो, इंक्रीज द साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है। नाउ द सेकंड नेक्स्ट लॉस है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ये आपका पहला हो गया था ना, कौन सा हो गया था पहला? स्किन डेप्थ। ए नंबर स्किन डेप्थ हो गया था, मतलब स्किन इफेक्ट। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक, और बी नंबर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। डाइलेक्ट्रिक की वजह से भी लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। ये क्यों होता है वो भी लिख लो फटाफट से। as frequency increases as frequency increases, then power loss also increases, then power loss also increases, and output voltage decreases, and output voltage decreases। ठीक है। These type of limitation can be reduced by eliminating the tube base। मतलब नीचे का हिस्सा तुम थोड़ा सा सेट कर दो, बेस वाला जो लॉसेस है ना उसको सेट कर सकते हो। खैर वैसे इसको कोई पूछेगा नहीं, तुम छोड़ो इसको। एक और लिख लो लास्ट में, रेडिएशन लॉसेस। रेडिएशन लॉसेस, और फिर इसके बाद खत्म। रेडिएशन losses when the dimension of the guide or wire, when the dimension of the guide या फिर वायर लिख दो, डायमेंशन ऑफ द वायर approaches the wavelength, approaches the wavelength, it will emit radiation, it will emit radiation due to which radiation losses occurs, due to which रेडिएशन लॉसेस अकर्स। बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे 5 नंबर में आता है, बस ज़्यादा नहीं आता। तो 5 नंबर के हिसाब से ये सही है। ठीक है, चलिए फिर बाकी हम लोग पढ़ते हैं कल, है ना। थैंक यू सो मच। कल 9th है, फिर उसके बाद संडे आ जाएगा। ओके।